हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राज राजूरी और स्वागत है आपका एक बार फिर सीएस एकेडमी के एक और नई वीडियो में। हम पढ़ रहे थे एसिड बेस एंड साल्ट। तो ये हमारी क्लास 10th का चैप्टर सेकंड है, जिसमें हमने पढ़ लिया था क्या कि जब क्षार की क्रिया किसी मेटल से होती है तो क्या होता है। ठीक है, इसमें एक अगला सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट। क्या है इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट? इसमें क्या होता है कि कभी भी प्योर वाटर के अंदर, ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि प्योर वाटर के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि कभी भी प्योर वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है। और क्यों? एक दूसरा को क्या होता है, हमारी वाइन हो गई, ठीक है, शराब, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमने पढ़ा था क्या कि जो शुद्ध विलयन होता है उसका पीएच कितना होता है, उसका पीएच होता है 7। वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अर्थात इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, कोई भी आयंस इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते। और जब भी किसी विलयन के अंदर हम कोई पॉजिटिव आयन या कोई नेगेटिव आयन, अर्थात एसिड या बेस, क्यों? क्योंकि एसिड क्या होते हैं, एसिड क्या करते हैं, हमने पढ़ा था, एसिड क्या करते हैं, ये विलयन के अंदर H प्लस आयन देते हैं। ठीक है, और बेस क्या करते हैं, बेस क्या करते हैं, ये विलयन के अंदर OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो जब भी किसी विलयन का मीडियम या तो एसिडिक होगा या बेसिक होगा या एल्कलाइन होगा, तभी उस विलयन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ऑफ आयंस। ठीक है, आगे समझ में क्लियर है आप सभी को कि इलेक्ट्रिसिटी या करंट का फ्लो, प्रवाह कब होता है? जब उस विलयन के अंदर किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, किसी प्रकार का आयन उसके अंदर मौजूद हो। और वो कब होता है? जब या तो विलयन का माध्यम अम्लीय हो या विलयन का माध्यम क्षारीय हो, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपके समझ में आ गया होगा। अगला क्या है, एक छोटी सी बात ध्यान रखने की है। क्या? जब आप कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो या प्रयोग कर रहे हो तो आपने दो प्रकार के एसिड के बारे में सुना होगा। एक होता है संतृप्त, इसको बोलते हैं तनु, H2SO4। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक को डाइल्यूटेड और एक कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, दो प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जब भी हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास H2O है और क्या है, एक H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप जब भी किसी लैब में कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो तो कभी भी आपको जल के अंदर जल के अंदर डायरेक्ट H2SO4 नहीं डालना है। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो क्या हो गया, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी और एकदम से प्लास्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, एसिड को जल के अंदर ड्रॉप ड्रॉप करके डालना है। कभी भी किसी सॉल्यूशन को आपको डाइल्यूट करना हो या कॉन्सेंट्रेट करना हो तो ड्रॉप ड्रॉप करके ही आपको एसिड उसके अंदर मिलाना है। समझ गए? ठीक है, अगला क्या है, हमने देखा कि एसिड जो होते हैं वो क्या करते हैं, H प्लस आयन रिलीज करते हैं। और बेस जो होते हैं, जो क्षार होते हैं, वो क्या करते हैं, OH माइनस आयन रिलीज करते हैं। ठीक है, लेकिन कब करते हैं, सॉल्यूशन के अंदर ही क्या करते हैं, सॉल्यूशन के अंदर ही एसिड H प्लस आयन रिलीज करेंगे और बेस OH माइनस आयन रिलीज करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। जैसे समझेंगे, हमारे पास क्या है, HCl है, हमारे पास HCl है, क्या है, ये एसिड है। जब इसकी क्रिया हम H2O से कराएंगे तो क्या होगा, ये क्या है, एक्वस मीडियम है, लिक्विड मीडियम है, तो क्या करेगा, H3O प्लस आयन बनाएगा और क्या होगा, Cl जो है वो माइनस, क्लोरीन माइनस हो जाएगा। और ये जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, इस H2O से क्रिया करके कौन सा एलिमेंट बनाएगा, हाइड्रोनियम। कौन सा आयन बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास क्या है, बेस है,
NaOH, ये क्रिया करेगा किससे? H2O से। तो ये क्या करेगा? Na अलग हो जाएगा और OH अलग हो जाएगा। Na प्लस और क्या होगा? OH माइनस। तो ये क्या बनाया इसने? हाइड्रोक्साइड आयन बनाया। कौन सा? हाइड्रोक्साइड आयन बनाया। आगे समझ में? कभी भी इनके आयन को अलग करने के लिए क्या होता है, मीडियम जो चाहिए वो हमें कैसा होना चाहिए? वो एक्वस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एक्वस मीडियम होना चाहिए, जलीय मीडियम होना चाहिए। आगे समझ में? ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस की क्या स्ट्रेंथ रहती है? तो इसको पढ़िए एक बार, इस डेफिनेशन को पढ़िए। क्या बोल रहा है? द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस रेफर टू हाउ मच इट आयंस डी डिसोसिएट्स इन वाटर टू प्रोड्यूस H प्लस इन एसिड और OH आयंस इन बेस। क्या बोल रहा है? A strength of an acid or base refer to how much it ions disassociates in water to produce H plus ion in acid or OH ions in base। ठीक है, मैं इसको समझाता हूँ आपको हिंदी में। क्या बोल रहे हैं? स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, एसिड और बेस की स्ट्रेंथ क्या होती है कि जब उन्हें किसी प्रकार के किसी विलयन के अंदर डिसोल्व किया जाता है, तो जितने ज्यादा वो हाइड्रोजन आयन या जितने ज्यादा वो OH आयन प्रोड्यूस करते हैं पानी के अंदर, जितने अच्छे प्रकार से डिसोल्व होते हैं, जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन और जितने प्रकार के हाइड्रोक्साइड आयन ये देते हैं, उन्हीं के बेसिस पर उनकी स्ट्रेंथ को मापा जाता है। आगे समझ में? ठीक है, तो डेफिनेशन याद रखना कि पानी के अंदर जब हम किसी एसिड और किसी बेस को मिलाते हैं या घोलने के लिए डालते हैं, तो क्या होता है, जितने अच्छी प्रकार से जितने ज्यादा वो हाइड्रोजन आयन देता है या जितने जितने ज्यादा वो हाइड्रोक्साइड आयन देता है, तो उनके बेसिस पे ही पता लगाया जा सकता है कि कोई एसिड कितना स्ट्रोंग है या कोई बेस कितना स्ट्रोंग है, किसी कोई अम्ल कितना स्ट्रोंग है या कोई क्षार कितना स्ट्रोंग है। ठीक है, आगे समझ में? तो कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं स्ट्रोंग एसिड एंड बेस के। क्या होता है स्ट्रोंग एसिड और क्या होता है स्ट्रोंग बेस? तो कंप्लीटली आयोनाइज इन एक्वियस सॉल्यूशन, जो एसिड और जो बेस कंप्लीटली या पूरी तरीके से डिसोल्व हो जाता है, किसके अंदर? विलियन के अंदर डिसोल्व हो जाता है, वो उतना ज्यादा स्ट्रोंग होता है, वो इतना ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ होती है। दूसरा क्या है? रिलीज ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन और OH माइनस आयन, जो जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, जितने ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है, उसी के बेसिस पर हम ये बता सकते हैं कि कोई अम्ल या कोई क्षार कितना ज्यादा शक्तिशाली है, कितना ज्यादा स्ट्रोंग है। एग्जाम्पल देख लो कि एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रोंग एसिड। स्ट्रोंग एसिड के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? क्या है अपना? सबसे स्ट्रोंग हमारा होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। और क्या होता है? एक होता है HNO3 नाइट्रिक ऑक्साइड। ये हमारे स्ट्रोंग एसिड है जो पानी में घोलने पर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा क्या एग्जांपल ऑफ स्ट्रोंग बेस? स्ट्रोंग बेस कौन से? ठीक है, शक्तिशाली या प्रबल क्षार कौन से? सबसे प्रबल क्षार कौन सा होता है? सबसे पहले NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों हमारे सबसे प्रबल क्षार होते हैं। आगे समझ में? अगला है हमारा क्या? अगला है हमारा वीक एसिड एंड वीक बेस। क्या है? वीक एसिड और वीक बेस कौन से होते हैं? दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार कैसे होते हैं? तो जो पार्शियली आयोनाइज इन वाटर, जो पानी के अंदर पूरी तरह से नहीं घुलते हैं, वो हमारे क्या होंगे? दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार होंगे। दूसरा क्या होता है? रिलीज लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन और OH माइनस आयन, जो क्या करता है? कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन जो देते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? कमजोर या दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार होते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल वीक एसिड। वीक एसिड का एग्जाम्पल क्या है? CH3COOH, एसिटिक अम्ल हमारा क्या है? एक दुर्बल प्रकार का अम्ल है। दूसरा क्या है? H3CO3,
CO3, ये क्या है? कार्बोनिक अम्ल। कौन सा है? कार्बोनिक अम्ल। कहाँ में पाया जाता है? कोका कोला सबने पी, कोका कोला कोल्ड ड्रिंक्स जो हम पीते हैं उसके अंदर होता है ये क्या? कार्बोनिक अम्ल। ये हमारा क्या है? एक दुर्बल अम्ल होता है। तो दुर्बल एसिड कौन सा? दुर्बल बेस कौन सा? दुर्बल क्षार, वो है हमारा NH4OH। क्या बोलते हैं हम इसको? क्या बोलते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो ये याद रखना, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार एग्जाम में आपको यहां से पूछ लेते हैं। कभी भी पूछ लिया जाता है कि एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज के बारे में बताइए, एसिड और बेस में अंतर लिखिए, तो ये सारे अंतर हो जिसके पहले हमने पढ़े थे कि एसिड क्या होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल क्या करते हैं? अम्ल जब इनको सोल्यूबल करते हैं या अम्ल को जब किसी विलयन में डाला जाता है तो वो H+ आयन देते हैं, और जब क्षार को विलयन में डाला जाता है तो क्षार को जब किसी विलयन में डाला जाता है तो वो OH- हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो ये कुछ अंतर है, जैसे दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, दुर्बल क्षार क्या होते हैं, इन सब के बारे में आप लिख देना बहुत अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हमने क्या करा था? इसके अलावा हमने एक पीएच स्केल पढ़ी थी, पीएच स्केल पढ़ी थी। ठीक है, ये पीएच स्केल में एक छोटा सा टॉपिक हमारा दिया गया है, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। कैसे पहचानेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर्स को? तो हमारे पास एक स्केल है, ये इसको क्या बोलते हैं हम? पेज स्केल है, जिसमें क्या होता है? जिसमें 0 से लगाकर 14 तक अंक होते हैं। जैसे 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14, 0 से लेकर 14 तक हमारे पास नंबर दिए गए स्केल में। क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, ये 14 तक हमें नंबर दिए गए हैं। अब क्या होता है? हमको पता है कि 7 जो होता है, ये हमारे पास 7 है। यहाँ पे जो मान होगा, अगर किसी विलियन का मान पीएच मान 7 है तो वो क्या होगा? वो होगा उदासीन। ठीक है, अब 7 से अगर हम 14 की तरफ जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? क्षारीयता बढ़ेगी, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, और 7 से 0 की तरफ जाएंगे तो अम्लीयता बढ़ेगी। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया था। बट यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या कहता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर कहता है कि जब भी इन्होंने क्या करा, पीएच स्केल को कुछ रंगों में बांट दिया। क्या? जितनी ज्यादा अम्लीय होगी उसका कलर उतना ज्यादा क्या होगा? रेड होगा। और जितना ज्यादा क्षारीय होगा, जितना ज्यादा क्षारीय होगा उसका कलर उतना डार्क ब्लू होगा। और इधर जैसे जैसे अपन इधर जाएंगे, 7 की तरफ जाते रहेंगे, कलर क्या होगा? कलर लाइट होता जाएगा, और 7 पे आके वो कलर कैसा हो जाएगा? वो कलर हो जाएगा हमारा ग्रीन। ठीक है, तो ये कुछ यूनिवर्सल इंडिकेटर का साइन है, कुछ पेज स्केल में कुछ कलर दिए गए हैं जिसको आप याद रखना। जब भी आपको बहुत ज्यादा डार्क ब्लू सॉल्यूशन मिले, कुछ पर्पल कलर का ब्लू सॉल्यूशन मिले, तो आप समझना कि ये क्या है? ये क्षारीय है। और अगर सॉल्यूशन बहुत ज्यादा रेड दिखे तो वो क्या है? वो बहुत ज्यादा एसिडिक है। आगे समझ में? इसके अलावा एक और टॉपिक जो हमारी एनसीईआरटी में दिया गया है, कौन सा? इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारी रोज की जिंदगी में पीएच का क्या महत्व है, ये एनसीईआरटी में टॉपिक दिया गया है। इसलिए हम कोई भी टॉपिक एनसीईआरटी से नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता है कि कौन सा टॉपिक कब पूछ लिया जाएगा एग्जाम में। तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? क्या यूज होता है डेली लाइफ में? सबसे पहला यूज क्या? डाइजेशन ऑफ फूड। पीएच अगर नहीं होता तो हमारे खाने का
पाचन भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि खाना हमारा कहाँ जाता है? स्टमक में। कहाँ जाता है? स्टमक में। और हमने पढ़ा था इसके पहले, स्टमक में क्या होता है? स्टमक का मीडियम कैसा होता है? बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है HCl। क्या होता है? HCl। और ये HCl क्या करता है? जो खाने के साथ जो एंजाइम आते हैं, खाने के साथ जो खाने के भोज्य पदार्थों के बड़े टुकड़े होते हैं, तो ये क्या करता है? पीएच, ये पीएच उन एंजाइम्स को एक्टिव करने का काम करता है। इसके अलावा क्या होता है? एक होता है हमारा पेप्सिन। पेप्सिन इसको भी एक्टिव कर देता है, जिससे क्या होता है? भोजन का पाचन हो जाता है। भोजन का पाचन हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है मेरे दोस्तों, कभी कभी ये होता है कि हम जब खाना बहुत ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं तो हमें क्या हो जाती है? हमें हो जाती है एसिडिटी। क्या हो जाती है? एसिडिटी। तब हम क्या करते हैं? तब हम क्या करते हैं? जब भी हमें एसिडिटी हो जाती है तो हम क्या करते हैं? हम एंटाइसिड लेते हैं। क्या लेते हैं? एंटाइसिड। अब ये एंटाइसिड एक प्रकार का बेस होता है, जो खाने में ज्यादा मात्रा में जो अम्लीयता हो जाती है उसको नॉर्मल कर देता है। क्या करता है? ये न्यूट्रलाइज कर देता है। क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। अब इस एंटाइसिड के रूप में हम क्या लेते हैं? इस एंटाइसिड के हम रूप में हम क्या लेते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, याद रखना। ये अगला क्या है? सोइल पीएच। तो पीएच सोइल का, मृदा का पीएच कितना होता है? मृदा का पीएच होता है 6.5 से 7.5 के बीच। ठीक है, जो किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? जो फसलों के लिए, फसलों के लिए जरूरी होता है। ठीक है, अगला क्या है? ब्लड पीएच। ब्लड में पीएच इंपॉर्टेंट क्यों होता है? कि ब्लड के अंदर क्या होता है? बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो बहुत सारे हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे काम करते हैं। तो उन पीएच को, उन एंजाइम्स को एक्टिव रहने के लिए हमारे ब्लड का पीएच कितना होना चाहिए? हमारा ब्लड का पीएच होना चाहिए 7.35 से लगाकर 7.45 के मध्य, जिससे क्या हुआ? एंजाइम अच्छे से एक्टिव होके हमारी बॉडी के अंदर अच्छे से काम कर सके। इसलिए ब्लड का पीएच कितना होता है? सीधे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ब्लड का पीएच कितना होता है। ब्लड का पीएच होता है 7.35 से 7.45 के मध्य। अगला क्या है? प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल्स के जो अंदर जो पीएच होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? वो 7 या 7 के आसपास, 7 के आसपास होना चाहिए। अगर ज्यादा अम्लीय हुआ तो भी नुकसानदायक होता है पशु पक्षियों के लिए या प्लांट्स के लिए, या ज्यादा क्षारीय हुआ तो भी वो नुकसानदायक होता है। तो कितना होना चाहिए? 7 या 7 के आसपास होना चाहिए। अगला क्या है? एसिड रेन। अब एसिड रेन क्यों होती है? भैया एसिड रेन होती है क्योंकि हमारे एटमोस्फेयर में पाई जाती है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये गैसें क्या करती है? ये गैसें करती है वाटर से क्रिया करती है, जल से क्रिया करती है, और क्या बना देती है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और H2SO4 बना लेगी, और HNO3 बना लेगी, नाइट्रिक एसिड बना लेगी। और ये नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जब वर्षा के जल के साथ मिलकर हमारी पृथ्वी पर गिरता है तो क्या होता है? यदि हम पे गिरा तो हमारी स्किन डैमेज हो गई, हो जाएगी। हमारी आंखों में गिरा तो हमारी आंखें खराब हो जाएगी। पशु पक्षियों पे गिरा तो पशु पक्षियों को नुकसान होगा। पेड़ पत्तियों, पौधे, वनस्पतियां, सबको भारी नुकसान होता है। इसके अलावा क्या होता है? जो एसिड रेन होती है तो वो पानी जो गिरता है वो क्या करता है? बह के नदी नालों में, हमारे पीने के जल स्रोतों में चला जाता है, जिससे वहां के जल का पीएच खराब हो जाएगा, जो पीने योग्य नहीं बचेगा। इसके अलावा जल के अंदर जितने भी जलीय जीव होते हैं उनकी लाइफ भी उनसे प्रभावित होगी, उनकी जीवन भी उनसे प्रभावित हो जाएगा। तो एसिड रेन का काफी ज्यादा नुकसान है, जिससे हमारी बिल्डिंग्स वगैरह खराब हो जाती है। आपने सुना होगा कि ताजमहल भी अम्लीय वर्षा के कारण खराब हो गया है, ऐसा आपने सुना होगा। तो ये एसिड रेन है जो क्या करते हैं? वायुमंडल में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड वाटर से क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना लेती है, जो वर्षा के साथ मिलकर हमारी पृथ्वी पर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।